नमस्कार, मैं रविकांत। स्वागत है आप सबका। जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि मन मस्तिष्क पर उभरती है तो छोटे छोटे खांचे में कई तरह की कांग्रेस दिखती है। एक पहले अगर दो बड़े खांचे हम बना लें तो एक खांचा 1947 से पहले का है, यानी आज़ादी से पहले की एक कांग्रेस की छवि बनती है, और एक छवि बनती है आज़ादी के बाद वाली कांग्रेस की। आज़ादी के बाद वाले कांग्रेस में भी कई तरह के खांचे बनते हैं। एक आरंभिक 20 से 25 वर्षों की, और एक उसके बाद 20 से 25 वर्षों की, और एक वर्तमान की जो स्थिति है। तो हम वर्तमान की स्थिति पर चर्चा करते हैं। अब कि जैसे ही कांग्रेस की याद आती है मन मस्तिष्क में, उसकी छवि जैसे उभरती है तो दो नेता याद आते हैं, या तीन नेता: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, यानी नेहरू परिवार। 2014 के बाद की ये कांग्रेस किस ढर्रे पर चल रही है और वर्तमान में क्या रुख अपनाया है उसने, आजकल चर्चा है। जो बिहार में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर के कांग्रेस अब ऊहापोह की स्थिति में है, या उसके अंदर कोई बेचैनी है, या वो उसको डर है भविष्य के राजनीति को लेकर के। जो भी बात हो, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जो प्रवृत्ति बन चली है कांग्रेस की 2014 के बाद से, जब से मोदी सत्ता में आए, एक बात तो कई वीडियो में संकेत हमने दिया है कि 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए, उससे पहले कांग्रेस की बहुत कोशिश रही कि मोदी जी सत्ता में न आने पाए। इवन गुजरात के जब मुख्यमंत्री बने तब भी कांग्रेस की ये कोशिश रही कि इनको किसी भी तरह से गुजरात की गद्दी से हटाया जाए। सफल नहीं हो पाए। फिर जब देश की राजनीति के अंदर, केंद्रीय राजनीति के अंदर जब उनका प्रवेश हुआ, तो भी कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि मोदी जी केंद्र की राजनीति में न आने पाए, लेकिन आए, प्रधानमंत्री बनकर आए। कांग्रेस के सारे प्रयास असफल रहे, सारी कोशिशें बेकार हो गई। जनता ने भरपूर समर्थन दिया और एक लंबे समय बाद भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता दी, लेकिन फिर भी भाजपा ने अपने गठबंधन को नहीं छोड़ा, गठबंधन के साथ सत्ता चलाया और लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। खैर, इसको छोड़िए। 2014 के बाद से जो कांग्रेस की प्रवृत्ति रही, उसकी जो कोशिश रही कि हमारे आगे भाजपा का उत्थान न हो, लेकिन भाजपा का उत्थान हुआ। वो ये चाहती रही कि मोदी केंद्रीय सत्ता में न आए, मोदी आए। उसके बाद जो कांग्रेस का रवैया रहा है, वो उस रवैये से आप कांग्रेस का मूल्यांकन कीजिए कि कांग्रेस किस लेवल की पार्टी रह गई है। मोदी जी सत्ता में आने के साथ ही सुधारों को विशेष रूप से उन्होंने प्राथमिकता दी। जो पूर्व में जिस तरह से सरकारें चलती थी, घोटाले पर घोटाले हुआ करते थे कांग्रेस के ज़माने में, और मनमोहन सिंह जी के ज़माने में तो अप्रतिम घोटाले हुए, ऐसे ऐसे घोटाले जो आपको कहीं दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे भीषण घोटाले हुए, देश पूरा शर्मसार हो गया। 2010 से लेकर 2012 के बीच में पूरे देश में आंदोलन चला, वो सब पता है। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए तो उनके दिमाग में एक विचार सर्वथा आया कि जो राजीव गांधी कहा करते थे कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो अपने अंतिम पायदान पर पहुंचते पहुंचते वो 10 पैसा या 15 पैसा मिल पाता है, बाकी के पैसे बिचौलिए खा जाते हैं। यानी वो अपनी ही सरकार या अपनी ही पार्टी के दौर में हो रहे घोटाले, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी की पहली कोशिश ये रही कि जो सामाजिक कल्याण के रूप में पैसे लगते हैं, केंद्र तमाम पैसे खर्चा करती है गरीबों के लिए या समाज के कल्याण के लिए, वो पैसे उन लोगों के हाथ में आए।
इसके लिए मोदी जी का ये पहला प्रयास जो था वो ये था कि आधार को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कि ऐसी पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जाए कि वो पैसा उसी व्यक्ति के खाते में जाए, उसी व्यक्ति के हाथ में जाए। तो हाथ में कैसे जाए, इसके लिए जनधन खाते का व्यवस्था कराया मोदी जी ने। इसके बाद उस जनधन खाते को आधार से लिंक किया गया ताकि उस व्यक्ति की पहचान रहे, महिला हो या पुरुष हो, युवा हो या वृद्ध हो, कोई भी हो, उसके जीरो बैलेंस पर खाते खुलें और आधार से जुड़ें और उसकी पहचान सुनिश्चित हो कि ये खाता फलां व्यक्ति का है, ताकि जब समाज कल्याण की योजनाओं के तहत उसे बेनिफिट मिले, उसे लाभ की स्थिति जब मिले, तो वो पैसा उसके सीधे खाते में आए, किसी बिचौलिए के हाथ में ना आए। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अब विरोध का तरीका उसका ऐसा था, वो समाज कल्याण को तो रोक नहीं सकती थी। अगर सरकार समाज कल्याण के काम कर रही है तो उसको रोकने का अधिकार तो है नहीं। तो उसने आधार को निशाना बनाया, वो आधार जो कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। और पूरे देश में हमें याद है कि जब आधार की शुरुआत हुई थी तो पहचान पत्र बनवाने के लिए लोग अपने कार्यालयों से छुट्टियां लेते थे। बहुत से व्यवसायी अपनी दुकानें बंद करके, और जब उनकी बारी आती थी तो जा कर के वो अपने पहचान पत्र को बनवाते थे। वहाँ एक टीम होती थी जिसके सामने फ़ोटो खिंचवाना होता था, कंप्यूटर से लैपटॉप होता था, उसके सामने फ़ोटो खिंचवाया जाता था, सारे अपना विवरण भरवाना पड़ता था। उसके बाद वो प्रक्रिया पूरी होती थी और लोग परिवार के साथ जाते थे। इस अभियान को कांग्रेस ने खुद विरोध करना शुरू किया जब मोदी जी सत्ता में आए तो। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो उसके अंदर ये कहा गया कि लोगों का पहचान उजागर होगा, लोगों की पहचान उजागर होगी तो इसका गलत उपयोग किया जा सकता है, गलत फ़ायदा लोग उठा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की स्वीकार्यता स्वीकार की और इस मुकदमे को में जो कांग्रेस ने जो भी पैरवी की उसको नहीं माना। आधार की जीत हुई और सरकार की भी जीत हुई। इसके बाद कालांतर में और भी छोटी छोटी योजनाएं चलती रहीं। हम मुख्य योजनाओं की बात करते हैं। इसके बाद 370 हटा। 370 जब हटा, संसद का बनाया कानून था। संसद के द्वारा बनाए गए कानून को, उसके अंदर भले संसद में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी संगठन तमाम विरोध करते रहे, लेकिन ये विधेयक पास हुआ, संसद से पास हुआ। तो संसद से जब पास हुआ तो उसमें सबकी सहमति मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने इस विधेयक के पक्ष में वोट दिया सिर्फ उन्हीं की सहमति मानी जाएगी। ये संसद की सहमति मानी जाती है और संसद में पक्ष विपक्ष दोनों आते हैं। और संसद के द्वारा पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि ये तो संविधान के विरुद्ध है। जो अस्थायी प्रतिबंध संविधान में जोड़ा गया, बिना किसी संवैधानिक व्यवस्था के ये जोड़ा गया था, धारा 370 और 35 है। 35 ये तो संविधान के परिशिष्ट में जोड़ा गया, लेकिन इसको अस्थायी उपबंध साफ साफ लिखा हुआ था। लेकिन कांग्रेस ने इसको चुनौती दी कि अरे हमने इसे लगाया, संविधान से जोड़ा 370, और भाजपा कैसे हटा सकती है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने हटाया, उसका विरोध किया कांग्रेस ने। उसके बाद उससे पहले जीएसटी का हम चर्चा कर लें। जीएसटी जब आई 2017 में, जीएसटी पर चर्चा शुरुआत में ही हुई थी कांग्रेस के समान ज़माने में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और उस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने मत रखे थे। लेकिन बाद में कांग्रेस के मन में ये आया कि ये अगर रिफॉर्म होता है तो एक तरह से व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी, लेकिन उसे नहीं माना गया। जीएसटी की विचारधारा को उसमें कैंसिल कर दिया गया। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी तो मोदी जी ने इस पर काम करना शुरू किया और जीएसटी को लागू किया।
संसद से ये भी पारित कानून था, इसको भी चुनौती दी गई कोर्ट में। लेकिन ये भी तमाम विरोध के बावजूद, संसद से पारित कानून के बावजूद कांग्रेस इसका विरोध करती रही। 370 का विरोध किया ही। इसके बाद CAA NRC एक ऐसा प्रावधान था जिसमें ये व्यवस्था थी कि जो पड़ोसी देशों से, माने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो सताए हुए अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जो वहाँ के अल्पसंख्यक थे, ये जो सताए हुए हैं, मार के भगाए गए हैं, वो जो लंबे समय से यहाँ शरण लिए हुए हैं, उनको नागरिकता मिले। और NRC के अंतर्गत ये था कि एक राष्ट्रीय रजिस्टर बने जिस पर भारतीयों की पहचान हो सके, नागरिकता की पहचान हो सके और ये कहा जा सके कि ये भारतीय नागरिक है। उस पर CAA को लेकर कानून बना। ये कवायद भी कांग्रेस के ज़माने से थी, काफ़ी पुरानी ये कवायद थी। और इस पर समय समय पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र को लिखा भी कि CAA के बारे में विचार किया जाए। जो हमारे यहाँ आकर के लोग एक तरह से रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिले, ताकि वो समाज, भारतीय समाज में वो भी घुल मिल सकें, उनको अपना अधिकार पा सकें। जितने भी शरणार्थी थे उनके लिए था, अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए था जो पड़ोस के देशों से आए। और बहुत से कांग्रेस के ही मुख्यमंत्रियों ने सिफारिश की थी कि ऐसा हो। मोदी जी ने उसे कानून पास करके और लागू कर दिया। कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। बहुत से आंदोलन चले, छद्म आंदोलन चले, सरकार को परेशान करने की कोशिश की गई, हुआ कुछ नहीं। अब ये जो इधर बीच पिछले 3-4 सालों से तेज हुआ है, अब इस समय तो और तेज है मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के। इससे पहले कांग्रेस लगातार संवैधानिक निकायों को निशाना बना रही है, संवैधानिक प्रमुखों को निशाना बना रही है, लगातार उनकी आलोचना करना और उल्टे सीधे बयान देना, परेशान करना। इसके साथ अभी बिहार में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो रहा है। पुनरीक्षण एक अनिवार्य प्रक्रिया है, चुनाव आयोग का ये काम है। चुनाव आयोग अपने अधिकारों के तहत अब ये काम निपटा रहा है। इससे पहले 2003 में हुआ था, 22 वर्षों बाद ये दोबारा हो रहा है। कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इसलिए विरोध कर रही है कि जो फर्जी मतदाता है, करीब 65 लाख की अभी तक पहचान हुई है। 65 लाख लोग मतदाता सूचियों से बाहर कर दिए गए और अभी तक किसी भी क्षेत्र से, किसी भी बूथ से, किसी भी BLO को किसी तरह की रिपोर्ट नहीं मिली है, या किसी ने जो लोग बाहर हुए हैं, किसी ने अभी तक ये नहीं कहा, ये नहीं दावा किया कि हमारा नाम काट दिया गया। अभी तक जनता की ओर से कोई अपील नहीं आई, फिर भी कांग्रेस विरोध कर रही है। एक छद्म विरोध है, सिर्फ इसलिए कि घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, फर्जी मतदाताओं को निकाला जा रहा है। और ऐसे ही संवैधानिक संस्थाओं, संवैधानिक प्रमुखों को निशाना बनाया जा रहा है, चुनाव आयुक्तों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले उपराष्ट्रपति जो धनखड़ साहब थे, उनको निशाना बनाया जाता था। अब भले इस्तीफे के बाद उनके प्रति सिंपैथी हो गई हो। तो संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश, संवैधानिक प्रमुखों को लगातार निशाना बनाए जाने की कोशिश, उन्हें अपमानित किए जाने की कोशिश, और ये कुल मिलाकर के कांग्रेस की यही नीयत है कि किसी तरह से समाज में एक अव्यवस्था पैदा की जाए। तो 2014 के बाद की कांग्रेस की प्रवृत्ति को आप देखिए, और ये कांग्रेस है जो कह रही है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब आप अगर बोलेंगे और जहर उगलेंगे, और फिर भी आप कहें कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। सब कुछ प्रधानमंत्री के जैसा पद, संवैधानिक पद है,
जिम्मेदारी का पद है, उत्तरदायित्व है पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का। ऐसे प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना, अपमानित करना, जगह जगह अनेक मंचों से अपमानित करना, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना और ये कहना कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप अपमानजनक भाषा का उपयोग भी करें कांग्रेस के लोग और कहें कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। क्योंकि कांग्रेस को पता है ये जितने सुधार के कार्यक्रम हैं वो भाजपा के साथ जा रहे हैं, इससे कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस लगातार हाशिए पर खड़ी है। पिछले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भले उसको 99 सीटें मिली, लेकिन सरकार के शक्ति पर, सरकार के निर्णयों पर उसका कोई असर नहीं है। सरकार उसी गति से काम कर रही है और सरकार के सहयोगी लगातार मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं 2024 के बाद से, और भविष्य में भी और बड़े निर्णय होने हैं। तो अब कांग्रेस ये समझ रही है कि अब उसका तो भांटा फूट चुका है, अब वो इससे आगे बढ़ नहीं सकती। तो सरकार के उचित कार्यों के लिए भी जो संवैधानिक दायित्व हैं उस पर भी, जो समाज कल्याण के कार्य हैं उस पर भी, और जो नैतिक दायित्व हैं उसके, सरकार के जो आर्थिक दायित्व हैं, सरकार के द्वारा जो सैन्य निर्णय लिए जाते हैं उस पर सबको निशाना बना रही है कांग्रेस, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। 2014 के बाद कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेस दिशाहीन है, कांग्रेस सोच विहीन है। सिद्धांत तो कभी 2014 से पहले भी, 1947 के बाद से ही कांग्रेस सिद्धांत विहीन है। कांग्रेस किस ढर्रे पर चलेगी? अगर महात्मा गांधी की बात, फिर मैं कह रहा हूँ, महात्मा गांधी की बात मान ली जाती कि कांग्रेस को भंग किया जाए, और कांग्रेस का चूँकि उद्देश्य पूरा हो गया था, आज़ादी उसका उद्देश्य था, आज़ादी मिल गई थी, तो अगर कांग्रेस को भंग करके नए परिवेश में, नए सिद्धांतों पर और नए प्रमुख बिंदुओं पर, नए उद्देश्यों पर अगर कांग्रेस का गठन होता और उस उद्देश्यों के अनुसार कांग्रेस काम करती तो शायद पहले से बेटर होती। लेकिन ये कौन करने जाए? उसके बाद आज की कांग्रेस को देखिए, 2014 के बाद से कांग्रेस हमेशा रसातल में जा रही है और नकारात्मक राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। ऐसी कांग्रेस का भगवान ही मालिक है, आप विचार करें उस पर। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।